हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, सार्जेंट भूतनाथ का पहला भाग। सार्जेंट भूतनाथ। ऐसे आर्म्स, बी से बुलेट, ए से आर्म्स, बी से बुलेट, सी से कर्फ्यू, डी से डेथ। कहीं एस से स्टॉप, रोको। एल से लाइसेंस दिखाओ, देखो। ओ, और गाड़ी के कागजात। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो। ओह, तुम्हारे टीफ और ट्रक में क्या है ये हम बता देते हैं। ओह, ट्रक में हथियार और गोला बारूद भरा है। तुम्हारे विभाग के अफसरों को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी है ताकि कोई पुलिस वाला हमारे बारे में पूछताछ ना करे, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का सार्जेंट ही क्यों ना हो। समझे सार्जेंट अमरनाथ, मैं कुछ अलग हूं। और मेरे यहाँ रहते तुम हथियारों से लदा ये ट्रक तो क्या एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते। मुझे क्या हो रहा है। अ, और सार्जेंट अमरनाथ नहीं, वो तो मर गया। मैं सार्जेंट भूतनाथ हूं। मैं आप मैं अपने साथियों को ही मार रहा हूं। नहीं, उन्हें तू नहीं मार रहा, उन्हें मैं मार रहा हूं। शेरों को क्या हो गया। उफ, या, ओह। तुम्हारा शेरा पागल नहीं हुआ, भूत चढ़ गया उस पर मगर उस पर चढ़े भूत को उतारने के लिए तुम्हें किसी तांत्रिक या ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही उतर जाऊंगा। तब तक 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 शेरा मारा जाएगा, भागो। नहीं मरेगा, मैं किसी की जान नहीं लेता। मैं हत्यारा नहीं हूं। लेकिन गुनाहगार को सजा जरूर देता हूं। किर्र, ओ आ। ए से आर्म्स, बी से बुलेट, सी से कर्फ्यू, डी से डेथ। थम। इन 4 शब्दों ने मेरी जिंदगी में मरगटी सन्नाटा भर दिया। जब से होश संभाला, स्कूल में टीचर से और घर में पापा से सच्चाई और फर्ज के रास्ते पर चलने की शिक्षा पाई। बेटे अमर, सच एक ऐसा कवच है जिसे दुनिया की कोई गोली भेद नहीं सकती। मेरे पापा फौजी थे। लड़ाई के दौरान हुए एक हादसे में उनकी टांगें काट देनी पड़ी, वरना गोलियों का जहर पूरे शरीर में फैल जाता। पापा। उस वक्त पापा हमें हौसला दे रहे थे, लेकिन खुद अपनी व्यवस्था, बेचैनी और भावनाओं को अपने चेहरे पर आने से नहीं रोक पा रहे थे। वो इस कड़वे सच को समझा रहे थे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से लंगड़े हो गए। कंधों से परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ हटकर खुद अपने शरीर का बोझ जो चढ़ गया था। पापा, आप रोए नहीं। कोई भी मुसीबत हमारी इच्छा शक्ति के लोहे से टकरा कर जीत नहीं सकती। इंसान सबसे लड़ सकता है मगर अपने भाग्य से नहीं। भाग्य के साथ तो उसे समझौता ही करना पड़ता है। पापा को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलने की सरकारी घोषणा के पत्र ने पापा की लड़खड़ाती जिम्मेदारियों को बैसाखी का सहारा दिया। ये 5 लाख रुपए मेरे लिए सिर्फ रुपए नहीं, मेरे बच्चों को। ये मेरे वो सपने हैं जिन्हें अब तुम दोनों को डॉक्टर इंजीनियर बनकर पूरा करना है। लेकिन हमारा समाज, हमारी सड़ी हुई व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं में लगे हुए भ्रष्टाचार की कीड़े। देखो, सरकारी कामों में थोड़ा समय लगता है। तुम लोग अगले महीने आना। मगर 6 महीने तो हो चुके हैं। 3 साल बाद 2.25 लाख रुपए मिले। बाकी रुपए भ्रष्टाचार की दीमक एक उतर गई। जो मिला था वो कर्जों को चुकाने में निकल गया। अब पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं भूल गया पापा के सपनों को, क्योंकि सपने 4 लोगों का पेट नहीं भर सकते थे। उस दिन पापा की अपाहिज जिंदगी की मौत हो गई। अगले दिन ही मैंने धारण की ट्रैफिक सार्जेंट की वर्दी। समाज में फैली बुराइयों को तो नियंत्रित नहीं कर सकता था मैं, लेकिन ट्रैफिक को नियंत्रित करने की ड्यूटी अब मुझे निभानी थी। लेकिन यहां भ्रष्टाचार की धीमे का फर्ज और कर्तव्य के कवचों को कुतरने में लगी थी। वो ट्रक ओवरलोडेड था। तुमने उसका चालान क्यों नहीं काटा। चालान तो काटा है, मगर रसीद नहीं थी, और इसमें आधे नोट तुम्हारे हैं। मैं इसे नहीं लूंगा, ये तो रिश्वत है। मगर बच्चों के बीच फंसी एक छोटी कमजोर मछली की तरह झटपटा उठा था मैं। लेकिन पापा के सिखाए और बनाए उसूलों और आदर्शों की खाल रिश्वत के हंटरों से नहीं उधड़ने दी। सर, रिश्वत उस शार्क मछली की तरह है जो समाज की पूरी व्यवस्था को अपने खूनी जबड़ों में चबाकर उसके परखच्चे उड़ा देती है। हम तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हुई। मुझे एक दंगाग्रस्त घोषित क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया। मैं एक फौजी का बेटा था, अपने इरादों पर डटा रहा। लेकिन मैं कह चुका हूं कि भाग्य से कोई लड़ नहीं सकता, ना तलवार से ना तकरार से। दंगा हुआ और जबरदस्त हुआ। वह आधी रात थी। दंगे के सदमे से माँ को हार्ट अटैक हो गया। मम्मी, नहीं मम्मी, प्लीज होश में आओ। तो घबरा मत सीमा, घबरा मत, माँ को कुछ नहीं होगा। बाहर कहाँ जा रहे हो भैया। चारों ओर उपद्रवियों की भीड़ है। पुलिस दंगाइयों पर गोलियां चला रही है। इस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं है सीमा। इस वक्त तो तोप के गोले भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। तू दरवाजा अंदर से बंद कर ले, हम जल्दी वापस आएंगे। मैं आपको उफ, नहीं भैया रुको। बाहर तब तक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। कोई ऑटो, टैक्सी, रिक्शा तक नहीं।
माँ की हालत देखकर मेरे तन बदन में झुरझुरियां दौड़ रही थी। मेरा मस्तिष्क साए साए कर रहा था। कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करूं। हर ओर सुनसान गलियां थीं, चप्पे चप्पे पर मरकट जैसा गहरा सन्नाटा। मैं पागल होने लगा। मैं गला फाड़कर चीखा था, कोई है, कोई है, कोई है। वहां था तो सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। माँ को उठाकर कहां तक भागता। मुझे उन्हें फुटपाथ पर छोड़ना पड़ा। मैं अभी आता हूं माँ, आता हूं अभी। पागलों की तरह मैं सड़कों पर भागा कि शायद कोई पुलिस जीप दिख जाए जिसमें मैं माँ को अस्पताल पहुंचा दूं। उस वक्त कोई जीप ना दिखी। जो देखा मैं उसे ही ले भागा। उस हाथ ठेले पर लिटाकर मैं माँ को अस्पताल पहुंचा सकता था। अचानक चली उस गोली की आवाज ने जबरदस्त ढंग से सन्नाटे को भंग किया। गोली की आवाज के साथ ही एक जबरदस्त चीख भी गूंजी थी, थाए आ! क्योंकि वो गोली मेरी पीठ में लगी थी। चीख की वो आवाज भी मेरी ही थी जो अब कराह में बदल गई थी। आह, आह, थाड़ कदमों जिसने मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी थी। पीठ पर हुए दंगाइयों के उस कायराना वार ने मेरे कदमों से वो ताकत छीन ली जिसके बलबूते मैं अपनी माँ की ठंडी होती सांसों को जिंदगी की ऊष्मा दे सकता था। दंगाई वैश्यों की तरह हंसते हुए मेरे सामने खड़े थे। कल तूने रेड लाइट पर स्टॉप लाइन क्रॉस करने के जुर्म में मेरा चालान काटा था। उस वक्त तो तेरी कार में आर्म्स भरे थे, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज तू बड़े मौके पर दिख गया मुझे। आज मैंने तेरी जिंदगी का चालान काट दिया। मैं कहना चाहता था कि मैं तुम्हें अपना कत्ल माफ कर दूंगा, पर मेरी माँ को बचा लो, जो थोड़ी दूर पर फुटपाथ पर पड़ी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। लेकिन मेरी जुबान ऐंठ रही थी। टप्पर भाग। हमेशा के लिए बंद होती मेरी आंखों में मेरी मासूम बहन का चेहरा था, जो इस दुनिया में पीछे अकेली छूट रही थी। मैंने उससे वायदा किया था कि हम जल्दी वापस आएंगे, मगर अब हम वापस कैसे लौटते। माँ दम तोड़ चुकी थी। वुफ कर। मैं अकेला वापस लौटा था। भैया तुम? ओ थैंक्स गॉड। कैसी कैसी बुरी आशंकाओं से मन घबरा रहा था मेरा। माँ कहाँ है भैया? कैसी है वो? ठीक तो है ना? सार्जेंट अमर का घर यही है? आप? हाँ, वो अभी अभी अंदर गए हैं। मगर आप? मैं इंस्पेक्टर ईगल हूँ। आप कौन हैं? मैं उनकी बहन हूँ। आई एम सॉरी। मुझे ये कहते हुए बेहद अफसोस है कि आपके भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या बकवास है? उनकी डेड बॉडी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ी है। ये झूठ है। भैया अभी अभी आए हैं, वो अंदर हैं। भैया, भैया! अरे भैया कहाँ गए? वो अभी अभी अंदर आए थे। वो माँ को अस्पताल लेकर गए थे। ओह, तो वो जिसकी लाश फुटपाथ पर मिली है वो तुम्हारी माँ की है? नहीं। हाँ हाँ, मैंने उस वक्त उसकी चीखें सुनी थी। अपनी मासूम बहन की चीखों से दहल गया था मैं। लेकिन क्या करता? उसके आंसू कैसे पहुंचता? कैसे बताता उसे कि जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर चला गया था मैं भी। लौटा तो मैं भी नहीं था। मेरा वर्तमान बदल चुका था। मेरा भविष्य खो चुका था। मैं भूत हो चुका था। ए से आर्म्स, बी से बुलेट, सी से कर्फ्यू, सी से क्राइम, डी से डेथ। हाँ, डी से डेथ। लेकिन अब निर्दोष लोगों की डेथ नहीं। अब डेथ होगी अव्यवस्था की। अब मैं व्यवस्था की ट्रैफिक को कंट्रोल करूंगा। जहां अव्यवस्था होगी उसे दूर करूंगा। इस बार तो मैं 100 का नोट लेकर छोड़ रहा हूं, लेकिन लाइसेंस जल्दी बनवा लेना, वरना अब 200 देने पड़ेंगे। अब तुम्हें लेने के देने पड़ेंगे। अब तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल भूत की तरह बदल गई है। अरे ये क्या कर रहे हो? पॉइंग। मैंने तुम्हें 200 का नोट दिया है। पॉइंग। अरे पागल है क्या? हट पीछे। पीछे तो मैं तुम्हें करूंगा, क्योंकि तुम रिश्वत देने के लिए आगे आते हो तो व्यवस्था पीछे होती चली जाती है। था का और मुझे व्यवस्था को आगे करना है। रिश्वत, भ्रष्टाचार, जुर्म, अपराध, इन्हें पीछे करना है। और ये तभी होगा जब तुम जैसे लोगों को सबक मिलेगा। चर सबक सिखाएगा सार्जेंट भूतनाथ। हाँ, सार्जेंट अमरनाथ मर गया। अब व्यवस्था को नियंत्रित करेगा सार्जेंट भूतनाथ। अब याद रखना मुझे, और याद रखना कि रिश्वत देना भी अपराध है। था तुम जैसे अपराधी, जो अपराधी कानून की नज़र और उनके हथकड़ियों के दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें उनके अपराध की सजा देने सार्जेंट भूतनाथ आएगा। और तुम्हें, हाँ हाँ, तुम ही से कह रहा हूँ, हवलदार सुमेर सिंह, इस वक्त तुम्हारे ही शरीर पर मैंने कब्जा किया हुआ है। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए मुझे किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और वो माध्यम इस वक्त तुम्हारा शरीर बना हुआ है। मगर ऐसा हमेशा के लिए नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सार्जेंट भूतनाथ के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।